मायके की रात वर्सेस ससुराल की रात। रात के 11 बजे हैं। बाहर उमस और भयंकर गर्मी है। गौरी रसोई के तवे के पास फर्श पर बिखरी हुई जली रोटियों के बीच बैठी हुई है। उसकी बड़ी मम्मी कल्लो जी हाथ में जलती हुई लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा लिए गुस्से से हाँफ रहे हैं। चचेरे भाई निठल्ला और निकम्मा सोफे पर बैठकर हंस रहे हैं और बड़े पापा चतुर सिंह दरवाजे पर खड़े होकर कलाई घड़ियां देख रहे हैं। अरे ओ कल मूंगी आंखें फूट गई थी क्या तेरी? या रोटी बनाई है या कोयला, या मुख का ठूसने के लिए बैठी है? इस घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? बड़ी मम्मी माफ कर दो, चूल्हा बहुत तेज चल रहा था और उमस से चक्कर आ गया था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। मुझे मत बाहर बहुत दर्द हो रहा है। अरे कल्लो क्यों अपना खून जला रही है इस मनहूस के पीछे? इसके बाप के मरने के बाद से हमारे घर का तो सुख चैन ही छिन गया है। खिला खिला कर इसकी खाल मोटी करती है, तभी जुबान लड़ाती है। मम्मी ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसकी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। कल कह रही थी कि इसे आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर लाट साहब बनेगी महारानी। अरे पढ़ाई करेगी, 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस। इसे घर का झाड़ू पोछा तो ठीक से होता नहीं है। चलिए शहर की मेम साहब बनने, 2 कोड़े मारो इसे। कल्लो जी गौरी के बाल पकड़कर उसे जोर से जमीन की तरफ धक्का देती है। गौरी का सिर रसोई के काउंटर से टकराता है, चूड़ियां टूट जाती हैं और वो दर्द से चीख पड़ती है और बेहोश हो जाती है। रात के 2 बजे उसे होश आया है। चतुर सिंह, कल्लो और दोनों बेटे अंदर ठंडी हवा में सो रहे हैं। गौरी के माथे से खून बह रहा है। वो हाथ में कटा हुआ पुराना तकिया सीने से चिपकाए उनके बंद दरवाजे के बाहर भयंकर उमस और पसीने में खड़ी है। ताई जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है, क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं? अच्छा, हमारे कमरे में सोएगी? कहीं की महारानी पटरानी हो रही है? अच्छा, तो अब तू आधी रात को हमारी नींद खराब करके हमारी जगह सोने के सपने देख रही है? कहीं दिमाग सटिया तो नहीं गया तेरा? भाग यहाँ से। हे भगवान, कैसी है ये मेरी मायके की रात, जहाँ बाहर जून की भयंकर लू चल रही है, सब लोग अंदर सो रहे हैं और मैं, क्या मेरा कोई घर नहीं है? अरे ओ मनहूस की औलाद, अब यहाँ बाहर खड़ी होकर क्या भूतनी की तरह दरवाजे पर मंडरा रही है? जा नीचे उस कोठरी में जाकर मर। और हाँ, बाहर की ये लाइट बंद कर देना। बिजली का बिल क्या तेरे मरे हुए बाप के खाते से आएगा? बड़ी मम्मी, उस कोठरी में एक भी खिड़की नहीं, घुट घुट कर दम निकल जाएगा मेरा, और वहाँ बहुत मच्छर है। मुझे यही फर्श पर। मम्मी, बारिश का मोगरा बंद करवाओ, हमारी नींद खराब हो रही है। ज्यादा नखरे दिखाए तो लाल मार कर सीधे घर के बाहर फेंक दूंगा, फिर सड़क पर काटना अपनी रातें। कल्लो जी गौरी को जोर से धक्का देकर उस अंधेरे छोटे स्टोर रूम में धकेल देती है और बाहर से लोहे की भारी कुंडी चढ़ा देती है। स्टोर रूम में बंद होते ही गौरी घुटनों के बल बैठ जाती है। मच्छरों का झुंड उसके चेहरे पर मंडराने लगता है और पसीने से भीग जाती है। काश उस दिन दादा दादी ने मुझे इनके साथ में नहीं भेजा, मेरी इतनी बुरी जिंदगी नहीं होती। ये मच्छर, ये गर्मी, ये भगवान, मेरा क्या हो? क्या मेरी रातें ऐसी दर्दनाक रहेंगी? रोते रोते गौरी की आंख लग जाती है। अगली सुबह 5 बजे कल्लो जी चीखती हुई अपने कमरे से आती है। अरे ओ महारानी, जा जाकर हैंडपंप से पानी लेकर आ। मेरे बच्चों को गर्मी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पर महारानी को आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। अब जा जाकर बाल्टी भर कर लेकर आ। जी ताई जी। सुबह के 6 बज रहे हैं। गौरी नीली प्लास्टिक की भारी बाल्टी हाथ में लिए बाहर हैंडपंप से पानी भर कर ला रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और दोनों पैरों और हाथों पर मच्छरों के काटने के बड़े बड़े लाल निशान उभरे हुए हैं। पड़ोस की विमला चाची हाथ में चाय का कप लिए अपनी गैलरी से ये सब देख रही हैं। अरे ओ कल्लो रानी, जरा बाहर तो आ रही, देखना जरा अपनी इस भतीजी गौरी के हाथ पैर। इतने मोटे मोटे फोड़े कैसे पड़ गए इसके पूरे शरीर पर, जैसे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता छोड़ दिया हो इस बेचारी पर। अरे विमला चाची, क्या बताएं तुम्हें, ये गौरी जो है ना, पूरे घर की मिठाई अकेले ही सब खा चट कर जाती है अंदर बैठ के। अब तुम तो जानती हो, जिसका खून इतना मीठा होगा उसे तो मच्छर ज्यादा काटेंगे ही ना। सारा खून चूस गए इसके। देखो, हमारे निठल्ला निकम्मा को तो एक मच्छर भी नहीं छूता। हाँ चाची, मुझे अच्छे से पता है कि इस घर में किसका खून मीठा है और किसकी जुबान कड़वी है, जो रात दिन मेरे जीवन में जहर घोल रही है। अच्छा, हमें तो लगा कि बेचारी को रात भर कोठरी में बंद करके मच्छरों से कटवाती। चलो मिठाई कम खिलाया करो, फिर अपने घर का देखो, हमारे घर की चिंता मत करो। चोरी कमाल मोरी में ही जाता है, जितनी मिठाई चुराएगी उतने मच्छर तो काटेंगे ही। कल्लू जी विमला के अंदर जाते ही गौरी का कान पकड़कर उसे अंदर खींचती हैं। ओ कलमुही मनूस, बाहर खड़े होकर तमाशा मत दिखा, अंदर जाकर सीधे चूल्हा फूक। दोपहर के 2 बजे हैं। सूरज की सीधी और तीखी धूप खुले आंगन में पड़ रही है। जमीन का फर्श तवे की तरह तप रहा है।
अरे ओ कामचोर, सीधे इस तपते फर्श पर घुटनों के बल बैठ और पूरे आंगन का पोछा लगा। बड़ी मम्मी छाले पड़ गए पैरों में, थोड़ी देर छांव में बैठ जाने दो। अरे ज्यादा जबान मत लड़ा, चुपचाप काम कर, नहीं तो रात को दाने दाने को तरसा दूंगा। तपती धूप में गौरी छत का पोछा लगाती है और पसीने में भीगती हुई दिन भर काम में लगी रहती है। शाम के 7 बजे है। निठल्ला और निकम्मा गौरी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीट कर ला रहे हैं। वो उसे घर के कोने में बने एक छोटे अंधेरे स्टोर रूम की तरफ ले जा रहे हैं, जहां कबाड़ भरा है। बहुत रो रही थी ना दोपहर में, आज तेरी आवाज इस कोठरी से बाहर नहीं जानी चाहिए। छोड़ो मुझे, बड़े बाबू बचाओ। बैठ यार अंधेरे में, आज रात का खाना बंद है तेरा। निठल्ला निकम्मा गौरी को कमरे में बंद करके लोहे की भारी कुंडी चढ़ाकर ताला बंद कर देते हैं। अंदर से गौरी के दरवाजा पीटने की दबी दबी आवाज आती है। न रात के 1:30 बजे है। आसमान में बिजली कड़क रही है पर हवा बिल्कुल बंद है। निठल्ला और निकम्मा स्टोर रूम का ताला खोलकर गौरी को बालों से पकड़कर खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर खुली छत पर लाते हैं। नीचे कोठरी में तेरे रोने की आवाज से पापा की नींद खराब हो रही थी। आज की पूरी रात तू इसी तपती हुई छत पर काटेगी। भैया ऊपर बहुत मच्छर है, हवा भी नहीं चल रही, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे नीचे सीढ़ियों में सो जाने दो। चुपचाप पड़ी रहे यहाँ पे, सुबह 5 बजे नीचे आकर पानी भरना है, याद रखना। छत का दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। गौरी अकेली पसीने से लथपथ मच्छरों के झुंड के बीच छत पर घुटनों में सिर छुपाकर सुबक रही है। अगले दिन दोपहर के 3 बज रहे हैं। बाहर जून की चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी है। रसोई के कोने में एक स्टील की थाली में सूखी फफूंद लगी बासी रोटियां रखी हैं। गौरी पसीने से पूरी तरह भीगी हुई है और उसने ताई कल्लो जी के जबरदस्ती करने पर ऊन का भारी सर्दियों वाला स्वेटर पहन रखा है। बड़ी मम्मी, भगवान के लिए मुझ पर तरस खा। जून का महीना, इस भारी स्वेटर में मेरा दम घुट रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं मुझे दूसरे कपड़े दे दो। अरे ओ महारानी, नए कपड़े क्या तेरे लिए आसमान से टपकेंगे? गर्मियों के कपड़े फट गए तो क्या इन सर्दियों के कपड़ों का अचार डालेगी? चुपचाप पहन से, नहीं तो धूप में खड़ा कर दूंगी। ज्यादा नखरे मत कर, ले चुपचाप ये रोटी खा और बर्तन मांजने बैठ। भैया ये 3 दिन पुरानी बासी रोटी, इसमें से बदबू आ रही, मुझसे नहीं खाई जाएगी। खानी तो यही पड़ेगी, नहीं तो आज का क्या अगले 2 दिन का दाना पानी बंद कर दूंगा। हमारी मम्मी के दिए कपड़ों और खाने पीने में मीन वेग निकालती है। तभी चतुर सिंह कमरे से बाहर आकर कड़कड़ाते थे वो चिल्लाते हैं। निठल्ला निकम्मा, इसका रोना धोना बंद कराओ। जरा सा काक क्या कह दिया जैसे पहाड़ टूट पड़ा इस पर। इसे ले जाकर वापस कोठरी में बंद करो, इसकी अकल भी ठिकाने आएगी। उस भयंकर गर्मियों में भारी स्वेटर पहने गौरी को निठल्ला और निकम्मा जबरदस्ती धक्का देकर फिर से उस अंधेरी कोठरी में डाल देते हैं। गर्मी और भारी कपड़ों के कारण गौरी का चेहरा लाल पड़ चुका है। वो बेहोश होने की हालत में फर्श पर गिर जाती है। तभी कल्लो जी के फोन पर गांव से राजेश्वरी जी का फोन आता है। कल्लो जी तुरंत गौरी को घसीट कर अपने पास लाती हैं, उसके बाल पीछे से कसकर पकड़ लेती हैं। हेलो, अरे हाँ माँ जी, पायल हूँ। हाँ सब ठीक ठाक है शहर में। गौरी? हाँ गौरी तो मेरे पास ही बैठी है, बड़े लाड प्यार में है। हाँ कल्लो बहू, जरा हमारी गौरी से बात तो कराओ, बड़े दिन हो गए उसकी आवाज सुने। ठीक से तो है ना मेरी बच्ची? ले बात कर, और याद रखना अगर एक शब्द भी उल्टा सीधा मुंह से निकाला तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी मम्मी मुझे बहुत प्यार से रखती हैं, रोज अपनी पसंद का खाना खिलाती हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। गौरी बेटा सुनो, शहर के बड़े रईस देव प्रकाश अग्रवाल जी के बेटे आकाश का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। बहुत बड़ा खानदान है, वो लोग लड़की देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी कल सुबह तक शहर आ रहे हैं, वहीं बैठकर बात पक्की करेंगे। गौरी के हाथ से फोन छूटकर सोफे पर गिर जाता है। वो डर और घबराहट से थर थर कांपने लगती है। चतुर सिंह तुरंत फोन काट कर आगे आते हैं। अरे बाप रे कल्लो, ये क्या सुन रहा हूं मैं? अगर माँ बाबूजी कल सुबह यहाँ आ गए और उन्होंने गौरी का ये हाल देख लिया, ये फटे पुराने कपड़े और चेहरे पर मार के निशान और मच्छरों के चकत्ते, तो छोटे भाई के गांव वाली सारी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो सब गौरी के नाम कर देंगे। मम्मी, इस कनमुई का रिश्ता इतने बड़े अग्रवाल खानदान में कैसे हो सकता है? वो तो शहर के सबसे बड़े रईस हैं। तुम सब चुप रहो, अभी 2 दिन का समय हमारे पास। भागते चोट की लंगोटी ही सही। इस शादी के बहाने हम गांव की सारी प्रॉपर्टी पहले अपने नाम करवा लेंगे। चतुर सिंह जी, तुम अभी इसके हुलिया को सुधारने का बंदोबस्त करो, वरना हमारा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। कल्लो जी की बात सुनकर निठल्ला और निकम्मा कुटिलता से हंसने लगते हैं। चतुर सिंह अपनी जेब से पैसे निकालकर निठल्ला को देते हैं। निठल्ला, ये पकड़ पैसे,
अभी इसी वक्त बाजार लेकर जा इसे, और 2 जोड़ी पटरी वाले सस्ते सूट और एक प्लास्टिक की चप्पल दिलाकर ले आ इसे। और हाँ, रास्ते में मेडिकल स्टोर से वो मच्छरों के चकत्ते और मार के निशान मिटाने वाली क्रीम जरूर ले आना। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, इसका ऐसा हुलिया बदल दूंगा कि लड़के वाले और दादा दादी देखते ही रह जाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। तभी कल्लू जी गौरी को बालों से पकड़कर सोफे के पास खींचते हैं। और सुन रे कलमुही, ये जो नए कपड़े और क्रीम मिल रही है ना तुझे, ये सिर्फ 2 दिन का नाटक है। अगर कल लड़के वालों के सामने तूने जरा सा भी रोना धोना किया या दादा दादी को अपनी आप बीती सुनाई तो विदाई से पहले तेरा वो हाल करूंगी कि यमराज भी कांप उठेगा। सीधे जायदाद के कागजात पर साइन करेगी, तू समझ गई? हाँ हाँ बड़ी मम्मी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मुझे मत मारना। अगले ही पल निठल्ला गौरी का हाथ बेरहमी से पकड़कर उसे झटके से घर के बाहर बाजार की तरफ घसीटते हुए ले जाता है। दोपहर का समय है, बाजार में भयंकर भीड़ और शोर शराबा है। सूरज की तेज धूप चमक रही है। निठल्ला गौरी को खींचते हुए एक कपड़े के ठेल के सामने लाकर खड़ा करता है। गौरी शर्म और डर के मारे अपनी फटी हुई आस्तीन से चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही है। ए भाई, इस लड़की के नाम के 2 सबसे सस्ते वाले सूट निकाल, जो सबसे कम दाम का हो वही दे। भैया पैरों में छाले पड़ गए, वो प्लास्टिक वाली चप्पल भी दिला दो, रास्ता बहुत गर्म है। चुपचाप खड़ी रहे, या भिखारी की तरह मांगना बंद कर, ज्यादा महारानी मत बन, चुपचाप ये सूट पकड़। सूट हाथ में लेकर निठल्ला आगे बढ़ता है और एक मेडिकल स्टोर के सामने रुकता है। भैया, इस लड़के के हाथ पैर पर जो मच्छरों के काटने के लाल निशान है ना, इन्हें 2 दिन में गायब करने वाली कोई तगड़ी क्रीम दे दो जल्दी से। भाई साहब, ये सिर्फ मच्छरों के निशान नहीं लग रहे, कुछ चोट के भी हैं। अरे तो डॉक्टर, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, जितनी दवा मांगे उतनी दे, ज्यादा बकवास मत कर। दुकानदार सहम कर क्रीम दे देता है। निठल्ला वो क्रीम और कपड़े गौरी के हाथ में जोर से मारता है। ले इसे पकड़ और चल घर चलते ही पूरे शरीर पर मल लेना। कल जब अग्रवाल खानदान के लोग आए तो तू एक रईस घर की संस्कारी बेटी दिखनी चाहिए, कोई अनाथ नौकरानी नहीं। चल अब घर। निठल्ला गौरी को डराता धमकाता हुआ वापस अपने घर लाता है। घर के कोने में बैठकर गौरी कांपते हाथों से अपने जख्मों और मच्छरों के निशानों पर वो क्रीम लगा लेती है। लेकिन क्या जिस शादी के लिए गौरी को इतना तैयार किया जा रहा है, क्या वो शादी गौरी की जिंदगी में नया सवेरा और खुशनुमा रातें लेकर आएगी? कमेंट में बताइएगा। खैर, 2 दिन बाद सुबह के 11 बजे हैं। गांव से दादा दादी आ गए हैं और सोफे पर बैठे हैं। दूसरी तरफ देव प्रकाश जी, उनका बेटा आकाश और गायत्री जी बैठे हैं। चतुर सिंह और कल्लू जी हाथ जोड़कर उनकी खातिरदारी में लगे हैं। गौरी कोने से नई चप्पल और ठेल वाला नया सूट पहनकर कांपते हाथों से चाय का नाश्ता लेकर हॉल में आती है। क्रीम लगाने की वजह से उसके निशान थोड़े हल्के पड़ चुके हैं। आइए आइए देव प्रकाश जी, धन्य भाग हमारे जो आप जैसे बड़े रईस हमारे घर आए। हमारी गौरी तो साक्षात गाय है, सुबह से रसोई में ही आपके लिए पकवान बना रही थी। हाँ समझी जी, हमारी बच्ची बहुत सुघड़ है। माँ बाप के जाने के बाद इसकी बड़ी मम्मी ने इसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला, कोई कमी नहीं छोड़ी। आपकी बात बिल्कुल सच लग रही है राजेश्वरी जी, लड़के के चेहरे पर ही संस्कार दिख रहे हैं। वैसे हमारे बेटे आकाश को लड़की से अकेले में थोड़ी बात करनी थी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अरे हाँ, क्यों नहीं। निठल्ला निकम्मा, जरा आकाश बाबू और गौरी को अंदर कमरे में लेकर जाओ, आराम से बात करने दो। आकाश और गौरी अकेले बात करने आए हैं। निठल्ला दरवाजे के बाहर खड़ा होकर खिड़की से गौरी को आंखें दिखा रहा है। गौरी थर थर कांप रही है। गौरी, तुम इतना कांप क्यों रही हो? मुझसे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। क्या तुम इस शादी से खुश हो? तुम्हारी हाँ है ना? अगर मैंने इस अमीर लड़के को ना कह दिया तो बड़ी मम्मी विदाई से पहले मेरी जान ले लेगी, और अगर हाँ कह दिया तो कम से कम इस नरक जैसे मायके और इन भयानक तड़पती रातों से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। गौरी, तुम्हारे माथे पर ये कैसा निशान है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, बस कल रसोई में चक्कर आ गया था। मेरी तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। आकाश उसकी सादगी और सहमी हुई आंखों को देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ समय बाद शहर के एक नॉर्मल मैरिज हॉल में आकाश गौरी के गले में मंगलसूत्र पहना रहा है और उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है। फिर ये खत्म होते ही विदाई से ठीक पहले चतुर सिंह और कल्लू जी गौरी को कोने वाले कमरे में खींच ले जाते हैं। चतुर सिंह की जेब में गाँव की जायदाद के कागजात हैं। चल निकल वही, बहुत बड़े घर की रानी बन गई ना तू। अब चुपचाप इस अंगूठे पर सही लगा और गांव की सारी जमीन हमारे नाम ट्रांसफर कर। अगर 1 सेकंड की भी देरी की तो तेरे इस पति को यहीं ठिकाने लगा दूंगा।